नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस साप्ताहिक वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्केट के कौन सी ऐसे फैक्टर्स होंगे जो मार्केट में उतार चढ़ाव को कवर करेंगे, साथ ही कौन से मेगा इवेंट्स इस सप्ताह के दौरान आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उन सभी फैक्टर्स की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हॉलीडेज की मार्केट की शुरुआत है वो कैसी होने वाली है। तो हॉलीडेज की बात करें तो इस सप्ताह आपको एक हॉलीडेज आते हुए देखने को मिलेगा। और हम चलते हैं एनएससी की ऑफिशियल साइट पर जहां हॉलीडेज कैलेंडर देखने को मिलता है। तो हॉलीडेज की बात करें तो इस सप्ताह में आपको 7 मार्च 2023 होली का अवकाश देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के इस सप्ताह में 4 दिन है वो मार्केट रन होते हुए देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और आपको मार्च में कोई अवकाश है वो अगले सप्ताह में 30 मार्च का अवकाश देखने को मिलेगा। तो इस सप्ताह की बात करें तो कुल हमें 4 में से और कुल 4 दिन मार्केट है वो रन होते हुए देखने को मिलेगा। और वीडियो की शुरुआत में हम कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स से। और बात करें तो निफ्टी की, तो निफ्टी इंडेक्स पिछले जो सप्ताह है उसमें 1.5% से ज़्यादा की बड़ी तेज़ी के साथ है वो इंडेक्स क्लोज हुआ है। और देखें तो इंडेक्स है वो लगभग 17,600 के आसपास है वो निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और पिछले सप्ताह की हम बात करें तो पिछले सप्ताह में मार्केट पिछले सप्ताह के प्रारंभ में हालांकि इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और एक बार की इंडेक्स है वो 17,300 तक फिसलते हुए देखने को मिला। लेकिन सप्ताह के एंड में बड़ी रिकवरी मार्केट में आते हुए देखने को मिली। और कुल मिलाकर के अब भी हम 18,000 के साइक्लोजिकल लेवल से नीचे ही ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इंडेक्स में एक बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिली है और बाद सप्ताह के अंतिम दिनों में। और इंडेक्स कुल मिलाकर अब 17,600 पर है वो ट्रेंड कर रहा है। लेकिन जब तक इसमें बड़ी है वो 18,000 का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसके अगर नीचे ही रहते हैं तो मार्केट में बड़ी तेज़ी है वो शायद देखने को मिले। और लास्ट 5 डेज की बात करें तो इंडेक्स है वो लगभग 1% तक है वो रिकवर होते हुए देखने को मिला है। और फिलहाल इंडेक्स है वो 17,600 के आसपास है वो नियर टर्म में ट्रेंड कर रहा है। तो चर्चा कर लेते हैं इस सप्ताह में इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो इस सप्ताह के दौरान आते हुए देखने को मिलेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। घरेलू स्तर पर कौन से ऐसे डाटा आने वाले हैं जो मार्केट के मूवमेंट को प्रभावित करने वाले हैं। तो अगर इस सप्ताह की बात करें तो घरेलू स्तर पर आपको 10 मार्च को और इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं अगर 24 फरवरी को समाप्त जो पखवाड़ा हुआ है उसके लिए बैंक डिपॉजिट और लोन ग्रोथ का डाटा भी आते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10 मार्च को ही और जो पिछला जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। तो घरेलू स्तर पर तो इस सप्ताह कोई बड़ा डाटा नहीं है। और ये जो मंथली आपको हर जो सप्ताह आते हुए देखने को मिले वही डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। और अब बात करेंगे मेगा इवेंट्स की, फेड की। और फेड है वो अब भी वर्ल्ड के मार्केट को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। और फेड की एक बड़ी जो इवेंट्स है इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगी। और यदि बात करें फेड के चेयरमैन की, मिस्टर पावेल की, तो मिस्टर पावेल की जो कमेंट्री है अब भी महंगाई के प्रति काफ़ी है वो सख्त होते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले सप्ताह में फेड के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले उसकी वजह से बाज़ार में एक बड़ी तेज़ी आते हुए देखने को मिली। और उनका इशारा ये था कि जो रेट हाइक्स है जो 0.25 बेसिस की ही हो सकती है और हालांकि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस कमेंट्री के चलते और पिछले सप्ताह में बाज़ार में एक बड़ी रिकवरी आती हुई देखने को मिली थी। लेकिन इस सप्ताह भी मिस्टर पावेल की जो अर्धवार्षिक या सेमी एनुअल जो रिपोर्ट है वो मेंबर्स के सामने रखेंगे। और ये जो स्पीच आते हुए देखने को मिलेगी और जो प्लान्स
आते हुए इस 2023-24 के लिए जो प्लान्स आते हुए देखने को मिलेंगे फेड के, वो मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित रखने की क्षमता रखते हैं। तो फेड की कमेंट्री किस तरह की आने वाली है और इस सप्ताह है वो क्या बड़े फेड की तरफ से कौन से इवेंट्स होने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। और यदि फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल की बात करें तो वो सीनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने और अमेरिका की इकोनॉमिक आउटलुक रखने वाले हैं। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े कदमों के बारे में भी वो आगे बताने वाले हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक की सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट भी है वो पेश करने वाले हैं। तो ये इस सप्ताह के लिए सबसे अहम ट्रिगर है वो मार्केट के लिए होने वाला है। और यदि हम बात करें तो 8 मार्च को ही और इसी मुद्दे पर हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने अपना बयान है वो मिस्टर पावेल देने वाले हैं। और ये माना जा रहा है पावेल की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आक्रामक होने वाली है। आक्रामक का मतलब हो सकता है कि वो काफ़ी महंगाई के लिए और शक्ति दिखा सकते हैं। फेड है वो महंगाई को 2% के स्तर तक नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जब तक महंगाई का जो डाटा है, महंगाई का जो आंकड़ा है, लेवल है, वो 2% के लेवल तक आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। फेड की कमेंट्री है वो सख्ती होते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि फरवरी में हुई पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने फेड फंड्स रेट की टारगेट रेंज वो 25 बीपीएस बढ़ाकर 4.5 से 4.75% कर दी थी। और अगर अगली पॉलिसी की बात करें तो फेड की जो अगली पॉलिसी मीटिंग है वो 21 और 22 मार्च को होने वाली है। और तो ये इस सप्ताह की दृष्टि से फेड की तरफ से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इवेंट्स है वो इस सप्ताह होते हुए देखने को मिलेगा। इसका पूरा प्रभाव बाजार पर भी आपको नज़र आते हुए देखने को मिलेगा। यदि ऐसा कोई कमेंट्री सख्त आती है तो बाजार है वो का माहौल है वो नेगेटिव होते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ये फेड जो मीटिंग है इसके एनुअल सेमी जो मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आने वाली है पेश करेंगे मिस्टर पावेल। तो वो बाजार के लिए बहुत बड़ा अहम ट्रिगर है वो साबित होगा। इसके अलावा हम बात करें ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो इस सप्ताह देखते हैं कि कौन से बड़े डाटा है आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इनमें बात करें तो बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट से जुड़ा फैसला है वो इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगा। और चीन के फरवरी के व्हीकल सेल्स के आंकड़े जो है फरवरी माह के लिए जो चाइना में व्हीकल सेल्स के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जनवरी में यूएस फैक्ट्री के डाटा सहित कई ग्लोबल डाटा आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि हम साप्ताहिक डाटा की बात करें तो अमेरिका से फैक्ट्री ऑर्डर्स जनवरी माह के लिए, होलसेल इन्वेंट्रीज और इंडियन जॉबलेस क्लेम्स के डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो डाटा हैं वो इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। यूरोपियन क्षेत्र से बात करें तो S&P ग्लोबल कंस्ट्रक्शन PMI का डाटा, रिटेल सेल्स के डाटा, जो साप्ताहिक जो डाटा होते हैं, मंथली जो डाटा होते हैं वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूरोजोन से आपको Q4 की और फिस्कल ईयर 2022 के लिए GDP के थर्ड एस्टिमेट्स के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। जापान से भी करंट अकाउंट जनवरी माह के लिए डाटा आएंगे और Q4 के लिए GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन आते हुए देखने को मिलेगा। मशीन टूल्स ऑर्डर्स के डाटा देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो डाटा है वो जापान से बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े डाटा है वो वर्ल्ड लेवल पर होने वाले हैं। साथ ही चाइना की तरफ से बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जनवरी और फरवरी माह के लिए आने वाले हैं। और इन्फ्लेशन के डाटा हैं वो फरवरी महीने के आने वाले हैं। व्हीकल सेल्स के डाटा हैं वो चीन से आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये 3 बड़े डाटा है वो चीन से भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और अब बात करें डॉलर और रुपए का संतुलन, तो ये भी इस मार्केट के लिहाज से बहुत ही बड़ा ट्रिगर या कहें कि अच्छा सेंटिमेंट है कि अब रुपयों की स्थिति है वो किस तरह से देखने को मिलती है। हालांकि यदि पिछले सप्ताह की बात करें तो रुपये में काफ़ी मजबूती आते हुए देखने को मिली है। और इसमें इक्विटी मार्केट में रैली, FI इनफ्लो, सर्विसेज PMI डाटा में मजबूती के चलते और तेल की जो कीमतें हैं एक रेंज में ही ट्रेंड करते हुए देखने को मिली पिछले सप्ताह में। इसी के बदौलत रुपया है वो 78 पैसे मजबूत होकर के और 81.97 के स्तर पर पहुंच गया है।
हालांकि यह एक डॉलर के मुकाबले इसमें एक तात्कालिक ही सही थोड़ी मजबूती है और रुपये ने दिखाई है, और इसी के चलते और बाज़ार का जो सेंटिमेंट है वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला था। हालांकि जनवरी के मध्य से ये सबसे एक अच्छी साप्ताहिक तेज़ी देखने को मिली थी। तो इसमें देखते हैं इस सप्ताह डॉलर और रुपये की चाल किस तरह की आपको देखने को मिलेगी, और ये जो फैक्टर है वो भी बाज़ार के सेंटिमेंट को काफ़ी इस तरह तक का वो आपको बदलते हुए मिल सकता है। और अब बात करें ऑयल प्राइसेज भी मार्केट के डायरेक्शन को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। और पिछले सप्ताह की बात करें तो ऑल ओवर ऑयल जो प्राइसेज थी वो एक दायरे में ही मूव करती नज़र आई, और इसमें कोई बड़ी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली। और ऑयल प्राइसेज की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल हो, ब्रेंट क्रूड हो, म्यूरबेन क्रूड हो, सभी में हालांकि पिछले सप्ताह में उसमें तेज़ी इंडेक्स में देखने को मिली थी, लेकिन इन अब भी है वो प्राइसेज पूरे सप्ताह के दौरान वो एक रेंज में ही ट्रेंड करते हुए नज़र आए। और यदि हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो क्रूड जो ऑयल है उनका अगर लेवल है वो 95 से जब तक 95 के से नीचे ही देखने को मिलता है तब तक वो कोई चिंता वाली बात मार्केट के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम RBI के देखें तो RBI के जो सभी फैक्टर्स हैं वो 95 के लेवल पर ही तय किए गए हैं, और जब तक ये जो लेवल है 90 और 95 से नीचे क्रूड ऑयल ट्रेंड करते हुए देखने को मिलता है, ये मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है। हालांकि अगर इसमें बड़ी तेज़ी और कमी देखने को मिलेगी तो वो मार्केट के सेंटिमेंट को उसी हिसाब से बदलते हुए नज़र आएंगे। और अब बात करें FIDIs के सेंटिमेंट की, तो FIDIs का जो सेंटिमेंट है मार्च माह के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है, और दोनों ही FIs और DIs की तरफ से अच्छा है वो सेंटिमेंट मिल रहा है बाज़ार को। यदि आंकड़ों की बात करें तो मार्च माह की बात करें तो मार्च माह में अब तक पिछले सप्ताह में 1 मार्च को FIs ने 400 करोड़ के लगभग सेल की थी, और DIs ने 1498 करोड़ का परचेज किया। और यदि 2 और 3 मार्च की बात करें तो इसमें FIs का जो मूड था वो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव नज़र आया, और बार मार्केट में वो खरीदारी देखने को मिली, और इसमें दोनों ही FIs और DIs दोनों ही की तरफ से इसमें है वो बड़ी खरीद देखने को मिली है। और 3 मार्च की बात करें तो उसमें FIs और DIs की तरफ से बड़ी खरीदारी मार्केट में आई, जिसके चलते इंडेक्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। और यदि मंथली FIs DIs के मंथली डेटा की बात करें तो मंथली हिसाब से देखें तो पिछले जो कुछ महीने थे उसमें सेलिंग प्रेशर ही FIs की तरफ से था, लेकिन मार्च के माह में ये सेंटिमेंट बदलते हुए नज़र आ रहा है। और मार्च के अब तक मार्च माह में कुल 3 ट्रेडिंग सेशंस देखने को मिले हैं, जिसमें FIs ने 12,600 करोड़ के आसपास है वो बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटिमेंट है तो ये देखने वाली बात होगी कि FIs का सेंटिमेंट अब क्या कंटिन्यूस परचेज का या ख़रीदारी का देखने को मिलेगा, और ये इस सप्ताह भी जारी होने वाला है, जारी रहने वाला है। ये एक बड़ा अहम बात होगी कि अगर सेंटिमेंट FIs का अगर ये जारी रहता है तो मार्केट में एक तेज़ी की संभावना बनती है। और अब बात करें अडानी हिंडनबर्ग मामले की, तो अडानी हिंडनबर्ग जो मामला है अभी मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी सेंटिमेंट को बदलते हुए नज़र आ रहा है। और यदि इसमें खबरों के दम पर यदि खबरें ग्रुप के पॉजिटिवली आती हैं तो उसमें मार्केट के सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिवली नज़र आते हैं, और इंडेक्स में भी एक रिकवरी देखने को मिलती है। हालांकि इसमें अडानी जो ग्रुप पर अब एक बड़ी इसमें रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस सप्ताह भी ये देखने वाली बात होगी कि पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों में अडानी जो ग्रुप के स्टॉक्स थे उनमें बड़ी जो खरीदारी आई है, तो क्या उसमें वो तेज़ी अब कंटिन्यूस ही देखने को मिलेगी। और यदि इस सप्ताह भी अडानी के जो स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, उनमें अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट के मूड को सेंटिमेंट को पॉजिटिवली देंगे। तो उस लिहाज से देखें तो अगर उसमें मार्केट में वो तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। अलबत्ता किसी क्यूज के चलते यदि सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है
तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो अडानी जो ग्रुप हैं, अडानी जो ग्रुप्स के जो प्रमोटर्स हैं, उनके द्वारा करीबन 15,400 करोड़ के वो शेयर्स है, वो सेल्स किए गए हैं और उस वजह से मार्केट में एक सेंटिमेंट पॉजिटिव होते देखने को मिला। हालांकि ये जो सेंटिमेंट था वो मार्केट के लिए कहीं अच्छा साबित हुआ और मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अडानी ग्रुप का सेंटिमेंट पॉजिटिवली होगा तो मार्केट के लिए वो फैक्टर एक अच्छा हो सकता है। और यदि हम बात करें अब यस बैंक की, यस बैंक के सेंटिमेंट की बात करें तो यस बैंक पर भी एक यूँ कहें कि ये सप्ताह है यस बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और 6 मार्च को आप बात करें तो 6 मार्च के सेशन में यस बैंक में जो एसबीआई जो बैंक है उसके लिए जो लॉक इन पीरियड है वो समाप्त होने वाला है। तो ये भी मार्केट के लिए एक बड़ा सेंटिमेंट हो सकता है कि एसबीआई अपना जो होल्डिंग्स है वो 6 मार्च को सेल करेंगे या इसको आगे होल्डिंग पे रखेंगे। तो ये ट्रिगर भी मार्केट के लिए अहम होने वाला है क्योंकि 6 मार्च को एसबीआई जो बैंक है उसकी लॉक इन पीरियड है वो समाप्त होने वाली है। और यदि इस सप्ताह की बात करें तो साथ ही दूसरे जो बैंक है जिसमें आईसीआई बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन सभी बैंकों की जो लॉक इन पीरियड की जो डेट है वो आपको 13 मार्च को समाप्त होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये सप्ताह भी यस बैंक के लिए सभी मार्केट के लिए काफ़ी है उस अहम होने वाला है। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि यस बैंक में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। और अब बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्ट्रेटजी की। और फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा क्या कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा हम देख लेते हैं। और फ्यूचर और ऑप्शन के डाटा के अनुसार मार्केट के सेंटिमेंट को देख लेते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट किस तरह का रहने वाला है। और यदि इस सप्ताह की हम बात करें तो इसमें एफआईज के जो एफएनओ के जो डाटा हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यदि हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल के जो ओआई है, ओपन जो इंटरेस्ट है, अभी सबसे जो ज़्यादा है ओआई है आपको 18,000 के लेवल पर देखने को मिल रही है। और 18,000 का लेवल देखें तो मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो साबित होने वाला है। और सबसे जो बड़ी जो ओआई है आपको 1,41,400 के आसपास वो 18,000 पर देखने को मिलती है। और ये एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए होने वाला है। और यदि छोटे रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,900 पर भी 1,30,569 देखने को मिल रही है। और प्रजेंट जो नियरेस्ट देखें, प्रजेंट जो क्लोजिंग है उसके बाद 17,700 का है। ये जो 17,700 का जो रेजिस्टेंस है वो भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो साबित होने वाला है। तो ये एक कॉल ऑप्शन के डाटा के अनुसार नियरेस्ट है वो 17,700 का देखने को मिलेगा। और यदि हम पुट की बात करें तो पुट ऑप्शंस के डाटा की हम बात करें तो पुट ऑप्शंस के हिसाब से और अब इसमें जो बड़ी है वो 17,600 पर आपको देखने को मिल रही है। और 17,400 पर 1,33,000 का ओआई देखने को मिल रहा है। तो ये एक 17,400 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए एक बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरे नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 17,600 है और उसके 17,650 है, सॉरी 17,600 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए कहीं बड़े है वो सपोर्ट नज़र आएंगे। और यदि अब बात करें इंडियन विक्स की, इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो इंडियन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफ़ी उसमें भी बड़ी गिरावट है इस सप्ताह के दौरान देखने को मिली थी। और इंडिया विक्स है वो 15 से कहीं नीचे ट्रेंड करता आ रहा है और पिछले सप्ताह में इसमें एक 6% तक की बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली है। और ये जो सेंटिमेंट दिख रहा है इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और इससे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है। और यदि अब बात करें कॉरपोरेट एक्शन की, तो इस सप्ताह कुछ कॉरपोरेट एक्शंस होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें बात करें तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस है, मेरिको है, कोई सप्ताह के डिविडेंड्स होते हुए नजर आएंगे। वहीं केपी एनर्जी है, एंथम टीएमटी में एक्स स्प्लिट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। और कुछ कॉरपोरेट एक्शंस है वो इस सप्ताह के लिए बाजार के लिए ऐसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सभी डाटा पर नज़र रखिए
और इन मेगा जो इवेंट्स है इस सप्ताह के दौरान आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, तो इन पर नज़र बनाए रखें। तो मित्रों, ये थी इस सप्ताह के दौरान रहने वाले कुछ मेजर इवेंट्स जिनकी चर्चा हमने कर ली है, जिनके चलते और इन विशेष के चलते जो इंडेक्स है आपको एक दायरे में ही ट्रेंड करते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि जब तक फेड की तरफ से कोई बड़ा फेड की तरफ से है वो कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है, तब तक मार्केट में एक बड़ी रैली की आने की संभावना कमी है। और सभी जो फैक्टर्स हमने जिनकी चर्चा वीडियो में कर ली है मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें, और वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगता हो तो चैनल पर बने रहिए, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।